बाबा, बाबा आपने देखा होगा कि भीमराव बस बाहर से शांत दिखता है और अंदर ही अंदर वो सामने वाले इंसान की योजना को परखता रहता है। और बाबा समय आने पर वो उस योजना को और सामने वाले इंसान के अहम को जलाकर राख कर देता है। मैं समझ रहा हूं महिपाल, तू जो कहना चाह रहा है, लेकिन इस बार हम भीमराव को वैसा मौका ही नहीं देंगे। वैसे मैनेजर साहब, ये तो सच है कि आपके अखबार के मालिक के साथ उस कलुष्कर गुरुजी की मित्रता और उनकी पैरवी के कारण ही वो भीमराव आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, इसीलिए उसे आसानी से निकाल नहीं पा रहे हम लोग। लेकिन अगर ऐसा हो कि अखबार खरीदने वाले लोग ही आपके दफ्तर में जाकर उस भीमराव को निकालने की बात कहें तो मुझे लगता है अखबार के मालिक को भी मजबूर होकर उस भीमराव को वहां से निकालना पड़ेगा, नहीं? ये तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा मैनेजर साहब, सब होगा। पहले खाना खाइए। सर, पान खाते हुए इस विषय पर चर्चा करेंगे। खाइए। कामी क्रोधी लालची नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। अखबार लाए हो? ये लीजिए आज का अखबार। सुना है तुम्हारे ऑफिस में कोई निम्न जात का लड़का काम करता है जो अखबार छूता है। क्या निम्न जात? राम राम राम, कौन है वो लड़का? बताओ कौन है? आज का अखबार ले लीजिए साहब। नमस्ते साहब। आज का अखबार, ठीक। अरे रुको क्या ये बात सही है कि निम्न जात के लड़के का स्पर्श किया हुआ अखबार तुम हम तक लाते हो? बताओ, सच बताओ। बताओ। अरे बोलो। अब बताओ भीमराव, वो मजदूर सिर्फ चुप रहेंगे तो बवाल नहीं होगा? लोग क्या करेंगे तुम सोच सकते हो? वो तो मैं बाद में सोच लूंगा आराम से। अभी तो मैं ये सोच रहा हूं कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। जिस ऑफिस में काम करते हो, जिस मालिक से पैसे लेते हो, उसी से गद्दारी। और याद रखिए, गद्दारी सबसे पहले इंसान की आत्मा को मार डालती है। अब आप सोचिए कि आगे की जिंदगी बिना आत्मा के कैसे जिएंगे आप? वो तो सोच लेंगे, लेकिन जब वो लोग आएंगे तब क्या होगा? और उसके बाद क्या क्या होगा? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। लो, सब आ गए। ये देखिए, इस रजिस्टर को देखिए, ये रजिस्टर पूरा खाली है। देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। ये दो लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये मुझे किसी पेपर को छूने नहीं देते और गिनकर भी नहीं बताते कि कितने बंडल आए, कितने गए, कितने अखबार बिके। अगर ये बता देते तो मैं रजिस्टर में लिख सकता था। और जैसा आपको लगता है कि मैंने पेपर को छू लिया है, अगर मैं छू लेता तो खुद गिनकर इसमें लिख भी सकता था। यकीन कीजिए, मैंने एक भी अखबार को नहीं छुआ। आप गुस्सा मत कीजिए। अरे चाल है इसकी है। हम ये अखबार नहीं पढ़ेंगे मतलब नहीं पढ़ेंगे। और अगर यहाँ कोई काम ही नहीं करवाया जाता तो तू यहाँ करता क्या है?
अरे बताइए, झूठ बोल रहे हैं। अरे कोई कंपनी किसी को फोकट में काम पर थोड़ी रखेगी। देखिए, हम ऊपर बात करेंगे। ऐसे नहीं होगा भाइयों। ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। भाइयों, ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने या इनसे शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आज आप सब इनके सामने ही अपने अपने अखबारों को जला डालिए। और जलाते समय इन्हें बताना मत भूलिएगा, जब तक ये भीमराव इस ऑफिस में काम करेगा तब तक आप में से कोई भी न तो अखबार पढ़ेगा न ही अखबार खरीदेगा। तब समझ में आएगा इन्हें। और जब अखबारों की राख को इनका मालिक आकर देखेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने इस भीमराव को रखकर कितनी बड़ी गलती की थी, इसे सुधारना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी। यहाँ रखो अखबार सब लोग। आओ आओ भाइयों, रखो इधर। बुरा लगा ना? बुरा तो लगेगा ही। जब किसी का सामान ऐसे जल रहा होगा तो बुरा तो लगेगा ही। वो भी साड़ी। मैं समझ सकती हूँ एक औरत के लिए साड़ी का क्या महत्व होता है, इसीलिए कहती हूँ सुधर जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या जलेगा। और फिर सोचो कितना बुरा लगेगा, है ना? सुधर जाओ। आई, किसे समझा रही है? इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। हम जिंदगी भर समझा समझा कर थक गए। लक्ष्मी, रुको, आनंद, जाने दो इन्हें। ठीक, गुस्सा मत हो और अपने बीवियों के ऐसे चले जाने से कमजोर भी मत पड़ो। और बीवी को सही करने की कोशिश हर पति को करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर इसे भी जला दीजिए। ये साड़ी मेरे बाप की दी हुई नहीं है। लीजिए, इन्हें भी जला दीजिए। और इन्हें भी जला दीजिए। देश भाऊ, हमका तो लागत है कि रमा का हम लोगन के बारे में सब पता चल गवा है। यह है कि भीम के यहाँ चोरी करे हम लोग गए रहे। तुम्हें कैसे पता? फुलिया हमका चाकू दीस रहा सब्जी काटे खातिर, तो रमा जौन तरह से हमसे बतियाए रही ना, उसे हमका लगा ये का पता चल गवा है। हाँ, पता है तुझे? हो सकता है भीम ने मना किया होगा कि हमारा नाम न ले। छोड़ो ये सब बातें, इस घटना को यही बोला और चलो अपना अपना काम करो। रमा के सामने सामान्य रहना है। ये लड़ाई हमारी और हमारे पतियों की है। हाँ, रमा भीम बाबू और बाबा को इसमें नहीं लाएंगे। चले? वाह पुरुषोत्तम, अरे इतने पैसे कहाँ से आए जो ऐसे खर्च कर रहे हो? मेहनत करके पैसा जमा किया था और बचा के रखा था। अपने बीवी बच्चे के पास आया हूँ तो खर्च कर रहा हूँ। सही है। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, लेकिन सच बात यह है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। शोभा,
साड़ियाँ लाया हूँ तुम्हारे लिए खरीद कर, देखो कैसी है। लाइए, देखती हूँ। और मिठाई भी है। तुम्हारे बाप की साड़ी है जो लेकर नहाने जा रही है? आप तीनों जाइए, आपको अच्छी नौकरी मिले। आओ जल्दी। नमस्ते सर। भीमराव, तुम्हें इस ऑफिस से क्यों ना निकाला जाए? क्योंकि सजा तो उसे दी जाती है जिसने अपराध किया हो। मैंने कोई अपराध नहीं किया सर, तो मुझे सजा नहीं दी जानी चाहिए। सर, जो लोग यहाँ आए थे उन सब ने धमकी दी है कि अगर भीमराव यहाँ काम करेगा तो वो अखबार कल से नहीं खरीदेंगे। भीमराव, तुम्हारे पास कोई तरीका है कि वो लोग अखबार खरीदे? देखिए सर, मुझे ऐसा है तो बताओ, वरना चुपचाप रहो। बताइए, मेरे क्यों का जवाब दीजिए। इतने पैसे कहाँ से लाए? कल भी हम बाहर घूमने गए थे और आज ये साड़ी, मिठाई, आखिर किस चीज में इतना पैसा कमा लिया आपने? मैं जहाज पर गया था, सालों देश विदेश घूमता रहा, खाना पीना तो मिल ही जाता था, जो पैसे थे वो बच जाते थे। अब तुम लोगों के पास लौटा हूं तो तुम लोगों की खुशी के लिए थोड़ा खर्चा कर देता हूं। आप सच कह रहे हैं ना? तुम्हारी कसम, झूठ क्यों बोलूंगा? और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो ये सब मैं अभी लौटा के आता हूं। और तुम ही सोचो ना, जो कल रात चाल में खोली लेने की बात कर रहा था, वो तुम्हारे लिए 2-3 साड़ियां नहीं ला सकता? शोभा, लगता है कि सच में तुमने दिल से मुझे स्वीकार नहीं किया है। तुम्हें अब भी बहुत विश्वास नहीं है मुझ पर। मेरी पुरानी गलतियों के लिए अभी तक मुझे माफ नहीं किया तुमने। लेकिन सच बात यह है कि मैं सच्चे मन से तुमसे प्यार करता हूं, और कुछ नहीं। ठीक है। मैं अभी ये साड़ी पहन कर आती हूँ, फिर आप बताइए कि मैं कौन कौन सी साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये भी तो सच है ना भीमराव, कि अब तुम्हें भी लगने लगा होगा कि तुम जिस भी ऑफिस जाओगे 2-4 दिन में निकाल दिए जाओगे। सच है। सुना तुम सबने? सुना भीमराव ने क्या बोला? ये सच है। तो अब इस बात को थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। ये तुम्हारा भीमराव जो तुम सबको हमेशा पढ़ाई करो बोलता रहता है, मतलब तुम सब पढ़ लिख कर ये भीमराव बनोगे, यही ना? जैसे ये दीपक, ये पढ़ लिख कर आने वाले कल का भीमराव होगा। पर ये नौकरी करेगा कहाँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम लोगों का आदर्श ये भीमराव, इसे भी तो नौकरी से निकाल दिया गया। ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। सालों पहले ये दान जी को भी निम्न जात के आधार पर ही किसी नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया गया था, है कि नहीं राम जी? और आज इतने सालों के बाद ये भीमराव को धक्के मारकर निकाल दिया गया। इसी तरह कल को जब ये दीपक भीमराव बनेगा तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
ये सिलसिला ऐसे ही सालों साल चलता रहेगा, चलता रहेगा। पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को किसी कार्यालय से नहीं निकाला जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? नहीं। सुना सबने? इस भीमराव ने नहीं कहा। ए दीपक, सुना तूने भीमराव ने क्या कहा? नहीं। अरे सीखना है तो सीख, भीमराव के शब्द से कुछ सीख। जब तेरा आदर्श ही नहीं बोल रहा है, तेरे भविष्य की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और तू पढ़ने में लगा है, अरे ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है? ऐसे भीमराव बनने से क्या फायदा? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले तुम सबको ये बात याद दिला दूं कि तुम सब इस भीमराव से एक बार ये बात जरूर पूछना कि ऐसे भीमराव बनने का क्या फायदा। जवाब दीजिए भीम भैया। जवाब दो भीम भैया। हाँ भीमराव जवाब दो। हाँ भीमराव जवाब दो। जवाब दो भीमराव। जवाब दो भीमराव जवाब दो। जवाब दो भीमराव। भीमराव कुछ तो बोलो। जवाब दो भीमराव जवाब दो। जवाब दो भीमराव। कुछ तो बोलो। क्या इन सबको यह विश्वास दिला पाओगे कि अगर ये सब पढ़ते रहे तो इस पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को किसी कार्यालय से नहीं निकाला जाएगा? दीपक, इस पर बाद में बात करते हैं। रमाबाई, बाद में क्यों बात करें? अरे भीमराव बताए ना कि भविष्य की गारंटी दे सकता है या नहीं। नितेश भाऊ, यहाँ जीवन की गारंटी नहीं है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कल को पढ़ लिख कर भी दीपक अगर किसी ऑफिस में काम करने जाएगा तो उसे उस ऑफिस से नहीं निकाला जाएगा। संभावना तो इसी बात की ज्यादा है कि दीपक को भी किसी भी ऑफिस से निकाला जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब ख्याली बातें हैं, सपनों को सुंदर बनाने वाली बात है। बेटा, अब मैं आया हूं ना तो बाप बेटा दोनों मिलकर कमाएंगे और अपना जीवन जिएंगे। और चाहे जो हो जाए, हर हाल में ये लड़ाई मुझे जीतनी ही होगी। क्या? फिर से लड़ाई? कितनी लड़ाई लड़ोगे?
लड़ाई लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए जो भीम में है। और यह बात भी सही है कि इसकी लड़ाई व्यक्तिगत जीत या हार से बढ़कर बाकी लोगों के विश्वास की है। जाओ बेटा, लड़कर जीतकर फिर से उसी ऑफिस में काम शुरू करना जहां से तुम्हें निकाला था। और मेरा पूरा विश्वास है कि लड़ाई तुम जरूर जीतोगे। जी बाबा। अरे जवाब तो दो। अरे बाबा गूंगे हैं ये सब, एक जवाब नहीं दे पा रहे। इन्हें बस जय भीम जय भीम जय भीम करना आता है। क्या जवाब देंगे बाबा ये लोग? मैं देता हूं जवाब। जवाब मैं देता हूं। क्या है ना मेघनाथ जी, ये लोग जो अभी गए यहां से, इनके पास सिर्फ भावनाएं थी, शब्दों का समूह नहीं तैयार कर पाए जिससे आपको जवाब दे सके। इसलिए मेरा जवाब सुन लीजिए। ये लोग जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, सदियों से कुचले हुए हैं, जिनका आत्मविश्वास लगभग शून्य है और जिनके आसपास आप जैसे दम से भरे लोग हमेशा रहते हैं, ये लोग हमेशा से चाहते हैं कि इनके जीवन की हालात सुधर जाए, ये आपके जैसे बने, जो हक इन्हें मिलना चाहिए ये मिले, ये हमेशा चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़े से डर जाते हैं, इन्हें अपने सपनों में दरार दिखाई देती है, तो ये तुरंत भागकर अपने घर चले जाते हैं, जैसे अभी ये लोग अपने अपने घर भाग गए। इन सबको विश्वास है कि मेरा रास्ता सही है, मगर इनका विश्वास टिक नहीं पाता, इसीलिए तो चाल से यहां आ गए। लेकिन जैसे ही आपने चाय और नाश्ते की बात की तो इनका स्वाभिमान जाग गया और इसलिए वो यहां से चले गए। कुल मिलाकर मेघनाथ जी, इनके हिलते डुलते आत्मविश्वास और संघर्ष के बीच में सब कुछ बदलेगा और आप अपनी आंखों से उसे बदलते हुए देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो जाओ जाओ, बदलो सब कुछ। पर एक बात याद रखना भीमराव, तुम जहां भी जाओगे ना, पीछे पीछे हम भी वहां पहुंच जाएंगे और तुम जिस भी चीज को बदलोगे हम फिर से उसे अपने हिसाब से वापस बदल देंगे। चलिए, मेरे पीछे पीछे आना चाहते हैं ना, चलिए। लेकिन मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं उसी ऑफिस में लौटकर काम करने जाऊंगा और अब उस ऑफिस से मुझे वापस कैसे निकालना है, आप इस बात की तैयारी कीजिए। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? बाबा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मेघनाथ जी ने अखबार के मैनेजर के साथ मिलकर इस तरह से साजिश की है और फिर उस साजिश के बाद ऊंची जात के लोगों ने जिस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया है, तो अखबार के मालिक को उनकी बातें सच लगने लगी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, लेकिन उन सवालों का जवाब भी मैं नहीं दे पाया। तो जाहिर सी बात है कि अखबार के मालिक को वही लोग सच लगे। उन्हें कुछ फायदा नहीं दिखा तो उन्होंने नौकरी पर से निकाल दिया मुझे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझे वापस काम पर कैसे रखेंगे। ये सोच रहा हूं।
एक बार ये समझ आ जाएगा ना तो आगे का रास्ता भी निकाल लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि वो लोग खुद महसूस करें कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो गलत है। मगर बाबा, हम इतने दिनों से मेघनाथ और उनके बेटे को देखते आ रहे हैं। वो अपना पूरा जोर लगाकर इनके हर कदम पर रुकावट डालता है। हमें इस बात की कोशिश करनी होगी कि उन्हें यह एहसास दिलाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। कर उन्हें एहसास दिलाना ही असंभव है और उन्होंने इसी तरह अपनी जात के लोगों को भी बरगला रखा है। तो हम तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो लोग इस बात को समझेंगे। उन्हें यह एहसास कभी नहीं होगा बाबा। तो उन्हें एहसास दिलाने के लिए उन पर दबाव डालना पड़ेगा। मगर ये दबाव डालेगा कौन? इतने लोग अखबार पढ़ते हैं, जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, जिसे गलती समझ आएगी। लेकिन सवाल यह है कि ये बात उन तक पहुंचेगी कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा।